नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आखिरकार नेपाली संसद ने अपने देश के उस संशोधित नक्शे को पारित कर दिया जिसमें उत्तराखंड के कालापानी लिपू लेक और लिपियां धुर्रा को नेपाल का भूभाग बताया गया है। गत सप्ताह ही बिहार में सीतामढ़ी से सटी नेपाल सीमा पर हुई फायरिंग से भारत नेपाल की बढ़ती दूरी का एहसास हुआ। नेपाली सुरक्षा बलों की इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि नेपाल चीन के इशारे पर भारत से दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है। नेपाल ने तब से भारत से दूरी बढ़ानी और तेज की जब चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग अक्टूबर 2019 में भारत के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे। उस दौरान नेपाल और चीन के बीच 20 सूत्रीय समझौते हुए पर इन समझौतों का मुख्य बिंदु था नेपाल को रेल मार्ग द्वारा चीन से जोड़ना। काठमांडू को तिब्बत से जोड़ते हुए 70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाना तय हुआ ताकि आयात निर्यात के मामले में नेपाल की भारत पर निर्भरता समाप्त हो सके। नेपाल अभी आयात निर्यात के लिए पूर्णतया भारत पर निर्भर है। कोई भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन या व्यापार हेतु कनेक्टिविटी का निर्माण करता है तो इससे किसी दूसरे देश को चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि नेपाल की कनेक्टिविटी वाया चीन हो तो इसे खतरे की घंटी के रूप में लेना चाहिए। नेपाल भारत के बीच सैकड़ों वर्षों का सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसे चाहकर भी कोई तोड़ नहीं सकता। फिर भी नेपाल और चीन की बढ़ती करीबी को लेकर भारत को सजग रहने की आवश्यकता है। 23 वर्ष पूर्व दिसंबर 1996 में जब चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने नेपाल का दौरा किया था, उस समय वहां राजशाही थी और उसे समाप्त करने हेतु माओवादी आंदोलन शुरू हुए मात्र 10 माह ही गुजरे थे। आज चीन समर्थक माओवादी ही नेपाल की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। राजशाही के खिलाफ सशस्त्र माओवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और बाबूराम भट्टराई को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा भी कम्युनिस्ट और चीन समर्थक हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 15 सितंबर 1949 को कलकत्ता में हुआ था। पुष्पलाल श्रेष्ठ इसके जन्मदाता माने जाते हैं। भारत की तरह ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी विभाजन का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1962 में चीनी आक्रमण का प्रभाव नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा। एक धड़ा मास्को समर्थक तो दूसरा धड़ा चीन समर्थक बना। माओवादी आंदोलन के दौरान नेपाली कम्युनिस्ट भारत में लोकतंत्र और नेपाल में राजतंत्र का उदाहरण देकर अपने यहाँ के युवकों को भारत के खिलाफ वैचारिक रूप से तैयार करते रहे। नेपाल में भारत विरोध का प्रकट और प्रभावी रूप 1988-89 में दिखाई पड़ा। व्यापार संधि के नवीनीकरण न होने के कारण नेपाल में बढ़ी महंगाई ने नेपाली जनता को भारत के खिलाफ गोलबंद करने का एक
अवसर प्रदान कर दिया विराम। नेपाल में भारत विरोध का लाभ उठाने हेतु कम्युनिस्टों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक होना तय किया विराम। 1990 में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़े CPN प्रचंड ग्रुप और CPN मोहन विक्रम सिंह ग्रुप का विलय हुआ और प्रचंड उसके महासचिव बने विराम। फरवरी 1996 में माओवादियों ने अपनी 40 सूत्री मांग प्रकाशित कर यह धमकी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सशस्त्र संघर्ष शुरू कर देंगे विराम। इन मांगों में से क्रमांक 1 से 4 तक का संबंध भारत से था विराम। पहली मांग थी कि 1950 का भारत नेपाल समझौता खत्म हो विराम। दूसरी मांग थी कि टनकपुर समझौते को गलत माना जाए और महाकाली समझौते में सुधार हो विराम। तीसरी मांग भारत के प्रतीक एवं नंबर वाले वाहन नेपाल में प्रवेश न करने संबंधी थी विराम। चौथी मांग गोरखा भर्ती केंद्र बंद करने की थी विराम। इसी मांग पत्र के क्रमांक 8 में हिंदी सिनेमा, अखबार और पत्रिकाओं पर रोक तथा क्रमांक 18 में नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई विराम। आखिरकार अप्रैल 2006 को नेपाल में राजशाही का अंत हो गया विराम। मई 2006 को माओवादियों ने युद्धबंदी की घोषणा कर दी और नवंबर 2006 को नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादियों के बीच समझौता हुआ विराम। यह समझौता भारत के कम्युनिस्ट नेताओं ने कराया क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार कम्युनिस्ट दलों के समर्थन पर ही टिकी थी विराम। समझौते के अनुसार नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म होना तय हुआ विराम। इस दौरान यह सवाल न नेपाल में खड़ा हुआ और न भारत में कि क्या हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र का पक्षधर नहीं होता। तभी से नेपाल भारत से दूर चलता गया विराम। नेपाल को प्राप्त होने वाले आर्थिक सहयोग में भारत की जो हिस्सेदारी कभी 80% थी वह अब घटकर करीब 20% रह गई है विराम पैरा। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे पहले नेपाल के PM सुशील कोइराला को सूचित किया और अविलंब राहत कार्य शुरू कराया, पर नेपाली माओवादियों ने चीनी राहत कार्य की जितनी सराहना की उतनी भारत की नहीं की विराम। एक समय ऐसा भी आया कि नेपाल ने लगभग 1 वर्ष तक अपना कोई राजदूत भारत में रखा ही नहीं विराम। नेपाल में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है विराम। बड़े भाई की अवधारणा से बाहर निकलकर नेपाल के आर्थिक शैक्षणिक विकास की एक दीर्घकालिक योजना के साथ ही भारत नेपाल के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव मानसिक स्तर पर कैसे बढ़े इसकी योजना बनानी चाहिए विराम। नेपाल चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार न हो जाए इसके लिए परिणामकारी नीति बनाना समय की मांग है विराम। धन्यवाद साथियों।